नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के सैमलकास्ट प्रोग्राम में। दोस्तों, विदेश नीति के इस विशेष कार्यक्रम में आज बात करेंगे G20 के समिट की, और विशेष रूप से वहां पर जो कुछ हुआ उसकी डिक्लेरेशन के लिए जो माथापच्ची हुई है। भारत के अंदर भी काफी हलचल रही। टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर और बाकी चैनल्स पर काफी खबरें आती रहीं। विशेष रूप से वहां पर जो बातचीत हुई है विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में, लेकिन जो फाइनल डिक्लेरेशन के अंदर जो कॉन्सेंसस नहीं बन पा रही थी, शायद बहुत माथापच्ची के बाद एक कॉन्सेंसस बनी और कुछ इस किस्म के शब्द यूज किए गए जो पहले कम ही किए गए थे। यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग किए गए हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि सीरियस डिफरेंसेस उसमें कहा गया, और ये वर्ड यूज किए गए कि मोस्ट कंट्रीज कंडेम रशियन अटैक, लेकिन नाम नहीं दिए गए। और कहा जाए कि देयर वर सम अदर व्यूज एंड डिफरेंट असेसमेंट, इन शब्दों का उपयोग भी किया गया। इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, फिर से इस बात पे एम्फेसाइज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रशिया की ओर से भी जो बातें कही गई उसको भी रिकॉर्ड पे लिया गया है कि डिफरेंसेस जो हैं वो भी रिकॉर्ड पे आए हैं। जेलेंस्की ने इसको G19 का समिट कह के संबोधित किया है। और जो की आउटकम्स हैं, भारत के अंदर मीडिया ये कहता हुआ नजर आया है कि यहां पर मोदी जी की जो प्रायोरिटीज और विजन थी उनको प्रमुखता से उसके अंदर स्थान मिला है। हालांकि जो विदेशी न्यूज़पेपर मैंने पढ़े हैं उसके अंदर जो वर्जन आ रहे हैं वो इंडियन वर्जन से काफी डिफरेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन सफरिंग्स की बात की गई है, फ्रेजिलिटीज की बात की गई है, ग्रोथ को कॉन्स्ट्रेन करने की बात की गई है। कुछ चीजें जिसके बारे में प्रमुखता से यहां पर जो बात की गई है उसमें आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपेयर की बात की गई है। उसके साथ में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातचीत चली है, क्लाइमेट चेंज पर बात चली है, फूड सिक्योरिटी, डिजिटल पुश के ऊपर बात चली है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन हाँ, कॉन्सेंसस की बात नहीं हुई वहां पर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक फाइनल डिक्लेरेशन जैसे तैसे बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसी विषय के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ दो ऐसे विद्वान मौजूद हैं जिन्हें विदेश नीति का और खास तौर से जो जियो स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं उनका लंबा अनुभव है। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर मुक्तदर खान साहब का, जो डेलावेयर यूनिवर्सिटी यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास तौर से पॉलिटिकल विषयों के ऊपर, जियो पॉलिटिकल विषयों के ऊपर, जियो स्ट्रेटेजिक विषयों के ऊपर बड़े विद्वान हैं। उनकी बात अमेरिकी प्रशासन भी बहुत गौर से सुनता है। स्वागत है आपका डॉक्टर खान। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया और इंडियन फॉरेन सर्विस के बहुत काबिल ऑफिसर डॉक्टर केतन शुक्ला जी। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा डॉक्टर खान आपको। आपने G20 के समिट में जो कुछ हुआ उसको देखा, सुना, समझा। हालांकि वहां पर कुछ जीपिंग और ट्रूडो के बीच में कुछ झड़पें भी हुई हैं, वो भी काफी प्रोमिनेंटली प्रेस के अंदर जो है फिगर आउट हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें जो भारत की प्रेस में आई हैं बहुत प्रोमिनेंटली, शायद विदेशी प्रेस में उनको होते हुए हमने वैसे नहीं देखा है। लेकिन मैं आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। G20 हुआ, भारत को बैटन मिला, ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, वो तो चल ही रहा है, हर कंट्री को मिलता है लाइन से। लेकिन आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन रही हैं, जो उसके आउटकम्स रहे हैं, जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, उस पर कितना खरा उतरता है? खान साहब, आपकी टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन। दिनेश वोरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। केतन शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड टू बी विथ यू अगेन। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूं जो उतना अटेंशन नहीं हासिल कर रहे हैं, और आई विल ट्राई टू नॉट रिपीट जो मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह में ऑलरेडी टिप्पणियां हो रही हैं। तो पहली चीज मैंने ऑब्जर्व की कि G20 इज गोइंग टू ब्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगला साल इंडिया में है G20 का, फिर उसके बाद ब्राजील में है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में।
तो जी the next 3 years it will be in the global south. It will be with BRICS countries. ये this itself is very interesting because it gives the global south के जो मुल्क हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि G20 का एजेंडा वो सेट करने की कोशिश करें. That is very important. क्योंकि G20 की जो क्रिटिसिज्म की जाती है कि दिस इज बेसिकली ए क्लब ऑफ नॉर्दर्न कंट्रीज, रिच एंड पावरफुल कंट्रीज, जो इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं और चंद मुल्क सारी दुनिया के लिए पॉलिसी बनाते हैं, खासतौर से फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी. अब उसमें चंद ऐसे मुल्क आ गए हैं जैसा कि इंडोनेशिया है, इंडिया है, ब्राज़ील और टर्की, साउथ अफ्रीका, जो नॉन वेस्टर्न अलायंस इंक्लूडिंग रशिया के से हैं, और इन पे इसलिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वे ग्लोबल साउथ की वॉइस करें. बहुत इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर साहब और मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने इन बात को दोहराया है. स्पेशली जयशंकर तो एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि वी विल ट्राई टू ब्रिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ टू G20. तो एक चीज तो ये है. दूसरी चीज ये हुआ कि इट इज बिकमिंग क्लियर, इस अगर आप जो सेशंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिकली सप्लाई चेन इश्यूज, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो G20 होगा इट विल अवॉइड सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज और जो चीज़ों को हम कहते हैं कि मैनेजरियल टाइप ऑफ कोऑपरेशन इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी टू एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम जैसा सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज वगैरह, उस पे तवज्जो दी जाएगी. लेकिन इस G20 के हीरो जी जिनपिंग है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दो वजूहत. एक तो उन्होंने ट्रूडो की जो डांट लगाई है, मुझे तो मजा आ गया. इस तरह की चीजें आपको देखने में नहीं मिलती. केतन शुक्ला साहब देखे होंगे ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन हमको डिजिटल मीडिया में इस तरह से एक लीडर दूसरे लीडर को इतनी पब्लिकली डांट, और एंड आई कैन टेल यू कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये कोरियोग्राफ्ड है. आई एम श्योर जी जिनपिंग की स्टाफ हैड मेड श्योर के देयर वर कैमरास देयर. और बेचारा ट्रूडो एम्बुश हो गया. ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड. वो अकेले थे, वो फंस गए. ही डिडंट इवन नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल के चाइना ने एक थोड़ा कमजोर वेस्टर्न मुल्क को टारगेट किया, ये बताने के लिए कि चाइना इज प्रोजेक्टिंग पावर ऑन वेस्टर्न कंट्रीज. तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और बाइडेन की फोटोग्राफ को लेके इंडियन मीडिया धूम कर रही है, उस तरह से इमेजिन करें अब चाइना की मीडिया ये वीडियो लेकर जी जिनपिंग को कितना प्रोजेक्ट करेंगी डोमेस्टिकली. सो इट्स बेसिकली ही इज गोइंग टू बी ए बिग स्ट्रॉन्ग हीरो एट होम. बट सबसे ज्यादा अहम मेरे ख्याल से जो इस G20 में हुआ है, वो G20 में नहीं, G20 से पहले जो बाइडेन और जी जिनपिंग की सवा तीन घंटे की जो मीटिंग थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहली बार मिल रहे थे बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद. हालांकि दोनों ने काफी इंटरेक्ट किया हुआ है पहले, लेकिन उसमें से 3 चीजें बहुत क्रिटिकल निकले. एक, नंबर 1 कि बाइडेन ने दोहराया कि दिस इज नॉट ए कोल्ड वॉर, दिस इज कंपटीशन. हम टेक्नोलॉजिकल अरीना में कंपटीशन कर रहे हैं, हम दूसरे मसाइल. हालांकि लोग कहते हैं कि मंडरिन में कंपटीशन के लिए कोई लफ्ज नहीं है, बट एनीवे आई डोंट नो हाउ दे ट्रांसलेट दिस, बट ये कंपटीशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. दूसरी चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कह सकते हैं कि चाइना का जो थोड़ा बहुत गुस्सा था नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के लिए, वो कम हो गया होगा, और एटलीस्ट गिवन हिम ए डिप्लोमेटिक रीजन टू रिड्यूस हिज हॉस्टिलिटी, कि अमेरिका ने अपनी चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है. यानी उन्होंने कहा कि जो स्टेटस को है अमेरिका वो स्टेटस को के खिलाफ है. यानी अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान तो अमेरिका विल अपोज इट, और अगर ताइवान कुछ इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाता है अमेरिका विल अपोज इट. और जो तीसरी चीज ये आई कि इनकी कम्युनिकेशन फिर से दोबारा शुरू हो गए चाइना और अमेरिका के. चाइना ने सारे कम्युनिकेशन और डिस्कशन रोक दिए थे नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद, लेकिन वो सारे चीजें रिन्यू हो गए. तो मुझे लगता है कि इस G20 से दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल साउथ का पावर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, दैट इज वेरी क्लियर कलेक्टिवली स्पीकिंग. और इसमें चाइना हैज कम बैक इनटू द इंटरनेशनल स्फीयर, और इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया का भी स्टैचर जो बढ़ रहा है वो नजर आ रहा है. सो फॉर एग्जांपल काफी मीडिया में अटेंशन दी जा रही है वो एक सेंटेंस को, द एरा ऑफ वॉर इज, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर,
जो नरेंद्र मोदी जी ने समरकंद में कहा था पुतिन को फेस टू फेस। तो सो इट इज इम्पोर्टेंट टू से कि हालांकि G20 इज नॉट अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज, इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर खान कि रशिया की ओर से पुतिन साहब यहाँ नहीं आते हैं, विदेश मंत्री लावरोव को भेजा जाता है और उनका एम्फेसिस फाइनल डिक्लेरेशन के अंदर था कि आप इसको मिलिट्री एक्शन काउंट करें, अटैक ऑन यूक्रेन काउंट नहीं करें, और शायद उनकी बात मान ली गई। कहीं ना कहीं वहां पर समझौता किया गया। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं डॉक्टर शुक्ला के पास जाता हूं। देखिए, आपने देखा वो फोटोग्राफ और वीडियो जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं और फैक्ट के शी जिनपिंग मुस्कुरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनसे एंथुसियास्टिकली बात करें, तो उसका ए लॉट हैज बीन मेड ऑफ दैट ना। वो छोटा सा एक मोमेंट था। ये बात छुपा दिया कि इन दोनों की मीटिंग 2 मेजर इवेंट्स में वो दोनों थे, बट शी जिनपिंग एंड मोदी हैव नॉट मेट। समरकंद में भी दे डिड नॉट मीट, यहाँ पे भी नहीं, बस वो एक ही एक मुलाकात थी। तो अगर पुतिन आते वहां पर तो इस तरह के ऑपोजिट फोटो ऑप मिल जाते। हो सकता कि बाइडन उनको स्नप कर देते या उनसे हाथ ना मिलाते, या ऐसी कोई फोटो आ जाती जहां पे 3-4 वर्ल्ड लीडर्स उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे चीजों से रशियन पब्लिक को साफ जाहिर हो जाएगा कि किस एक्सटेंट तक रशिया हैज बीन मेड अ pariah state by Putin's policy। तो मुझे लगता है कि पुतिन इस तरह के इमेजेस देखना नहीं चाह रहे थे। उनके साथ शायद कोई बायलैटरल मीटिंग्स भी ना करते तो ही वुड हैव बीन इंसल्टेड। इसलिए वो लावरोव को भेजा जो खुद भी नहीं बर्दाश्त कर सके। ही प्रिटेंडेड टू हैव, बुखार था उनको तो ज्यादा मीटिंगें नहीं हुई, फिर वो ट्यूसडे को ही चले गए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर को रशिया ने भेज दिया टू रिप्रेजेंट। तो एक चीज वो है, लेकिन अगर आप उनका डिक्लेरेशन देखिए, बाली का डिक्लेरेशन पहले तो इतना लंबा है, 47 कुछ पॉइंट्स है उसमें, लेकिन द थर्ड और फोर्थ पॉइंट डील विद द यूक्रेन वॉर। तो थर्ड वॉर से आप क्लियर देख रहे हैं कि रशिया के लिए कोई कॉन्डमनेशन नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का एक सेंटेंस है उसमें अबाउट द एरा ऑफ वॉर, वो न्यूक्लियर वेपन्स के ताल्लुक से है, जो फोर्थ पॉइंट है डिक्लेरेशन में, जिसमें कहा गया कि सारे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। उसके एंड में इंडिया का ये स्टेटमेंट है। लेकिन जो एक्चुअल यूक्रेन वॉर का जो डिस्कशन है उसमें एक रशिया का कोई जिक्र नहीं है, रशिया को कंडेम नहीं किया गया। ये कहा गया कि मोस्ट कंट्रीज कंडेम्ड द वॉर, तो यानी जंग को कंडेम किया गया, रशिया क्यों नहीं। और मोस्ट से साफ जाहिर हो रहा कि एटलीस्ट वन कंट्री रशिया के अलावा हैव नॉट अग्रीड। एंड आई एम थिंकिंग कि इंडिया और चाइना और रशिया, तीनों मुल्क उसके खिलाफ थे होंगे टू नेम, आइसोलेट एंड शेम रशिया। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि देयर आर अदर पर्सपेक्टिव्स फॉर इट। यानी ये जो हम कह रहे हैं, ये इशारा साफ कर दिया कि ये जो परसेप्शन है कि दिस वॉर इज दिस, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव भी हैं। तो वो रशिया के वो क्लियरली, वो जो 2-3 सेंटेंसेस हैं, दे आर वेरी क्लियरली कमिंग फ्रॉम द रशियन। उन्होंने कहा था कि देयर वर अदर व्यूज एंड डिफरेंट असेसमेंट्स, ये शब्द भी इस्तेमाल किए गए। वो रशियन असेसमेंट्स हैं, वो दैट इज कमिंग क्लियरली फ्रॉम द रशियन साइड। तो मुझे लगता है कि हर जिस तरह से समरकंद में हमको अंदाजा नहीं हुआ कि किस हद तक रशिया वाज मार्जिनलाइज, क्योंकि समरकंद में ही वाज, पुतिन वाज फ्रंट एंड सेंटर। मतलब जो विनर्स ऑफ समरकंद मेरी नजर में नरेंद्र मोदी और पुतिन थे, लेकिन G20 में पुतिन वाज अ लूजर। एक अब वो इंटरनेशनल महफिलों में आ भी नहीं सकते, और अगर आ जाते हैं तो दे आर प्लेइंग ऑन द डिफेंसिव, ये तो साफ जाहिर है। जी, मैं आता हूं एम्बेसडर साहब आपके पास। आपने डॉक्टर खान की बात सुनी और काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। खासतौर से पुतिन का ना आना शायद एक किस्म से बहुत बड़ा मैसेज भी है। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर उनको साइडलाइन किया जा रहा है या अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी में हर चीज के मीनिंग्स होते हैं, हर छोटी छोटी चीज के अर्थ होते हैं। और मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी है, आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने जिंदगी भर IFS में काम किया है, अलग अलग मुल्कों के साथ आपने डील किया है, एक एक शब्द की अहमियत होती है। G20 के इस समिट को आप किस रूप में देखते हैं, इसके आउटकम्स को, और जो प्रमुख बातें आपको लगती हैं या आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। काफी चीजें डिस्कस हो चुकी, तो मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा।
इसका जो G20 का मकसद था वो रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रांगली। अब देखा जाए तो ये पूरी G20 इस बार यूक्रेन ने हाईजैक कर ली है, ये तो एकदम साफ दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने बताया वो सही है कि भाई 2/3 पॉपुलेशन और 2/3 पॉपुलेशन और 80% इकोनॉमी G20 में आती है। कि एक जो 20 साल पहले G7 था, उसका 10% पॉपुलेशन 40% GDP रही है। पर इन दोनों को कंपेयर करना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये जो G7 कंट्री है वो इकोनॉमिक पावर हाउस है, उसमें हम कोई दुविधा नहीं है। जैसे हम ब्रिक्स देखते हैं, SCO देखते हैं, तो ये सब में हम कह सकते हैं कि इतना पॉपुलेशन है, इतना इकोनॉमी है। पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, सबसे पहले तो जो खान साहब ने बताया और मैं भी मानता हूं कि जो जी और बाइडेन की मीटिंग हुई वो सबसे इंपॉर्टेंट G20 में साइडलाइन पे 3 घंटे से ज़्यादा वो सबसे महत्वपूर्ण रही। क्यों? क्योंकि बाइडेन ने बहुत क्लियरली कहा, वो एक दूसरे को जानते हैं, जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब जी भी वाइस प्रेसिडेंट थे, एक दूसरे को मिलते भी थे, पर ये पहली बार दोनों मिल रहे हैं और दोनों स्ट्रांग पोजीशन में है। जी तीसरी बार बने हैं और बाइडेन मिड टर्म इलेक्शन में सेनेट में उनकी मेजोरिटी आ गई है। तो ये दोनों चीज़ों की पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा था अमेरिका इज बैक, वो लूला ने भी अब कहा है कि ब्राजील इज बैक। तो ये मीटिंग के अंदर बाइडेन ने सब बहुत क्लियर कहा कि द डिस्कशन वे वेरी ब्लंट विथ वन अनदर, बट देर इज रिलेटिव ऑप्टिमिज्म। जिस चीज़ को चाइना ने भी नकारा नहीं है, उन्होंने कहा है कि इन डेप्थ कैंडिड एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हुई कि जो पुतिन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वॉर शुड नेवर बी फॉट। और नॉर्थ कोरिया की बात हुई तो बाइडेन ने उनको क्लियरली कहा है कि नॉर्थ कोरिया में यदि आप कुछ उसको एक्शन नहीं लोगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब जो देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि ये मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वी विल वर्क टुगेदर, जो खान साहब ने कहा कि कॉपरेशन का, पर फॉर द टाइम बीइंग ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर रहेगी, पर रशिया के ऊपर से चाइना का हाथ पहले जैसा रहेगा नहीं। और दूसरा जो कम्युनिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें डिस्कस जो करना था G20 में वो जियोपॉलिटिकल टेंशन, फूड एनर्जी सिक्योरिटी, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी एंड इल इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक। तो ये बैटन जो हमारे पास आया है, अभी तक 17 मीटिंग हुई है, अब 18वीं होगी। तो ये मीटिंग तो अल्फाबेटिकली होती है, पर एक चीज मैंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखी, वो इंडोनेशिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनकी जो डिप्लोमेसी थी, क्योंकि लग रहा था कि कम्युनिक आने के चांसेस बहुत कम है। और उन्होंने बाइडेन और जी दोनों को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। उन्होंने बाइडेन के लिए तो कहा कि भाई मेरे सीनियर है, मेरे बिग ब्रदर है, मैं आपसे आपकी जो पार्लियामेंट में मैं आपको देख के बहुत चीज़ें सीखा हुआ, आपकी किताब भी पढ़ी है। वही चीज़ उन्होंने जी को भी कही कि आप मेरे बिग ब्रदर है। तो ये दोनों की जो कहते हैं कि ईगो को मसाज करते हुए एंड में जो लग रहा था कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो जो 1100 पेज के डॉक्यूमेंट है उसमें 17 पेज का जो उन्होंने फाइनल निकाला, उसमें हम उसको दो तरह से देख सकते हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि चलो सर्वसम्मति नहीं हुई, पर वो चांसेस कम लग रहे थे। पर एक तरीके से देखा जाए तो ये यूएस और उनके एलाइड के लिए एक विक्ट्री, थोड़ी बहुत विक्ट्री जैसा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम द वॉर इन यूक्रेन कॉजिंग इमेंस हार्म टू ह्यूमन सफरिंग एंड ग्लोबल इकोनॉमी। अब जो कंट्री नहीं मानने वाले थे वो सबको पता था, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी शायद इतना उनको सपोर्ट नहीं किया, और सऊदी अरेबिया। तो ये 5 कंट्री का तो है। तो उन्होंने जो आपने जो बताया वो सही है कि डिफरेंस असेसमेंट अदर व्यू। पर एक दूसरी चीज जो इसमें बाहर आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्पाइन बावेरिया में G7 हुई थी, काफी अच्छी उनकी तैयारी थी। तो G7 कंट्री की जो यूनिटी है वो बहुत ही मजबूत है। और पुतिन ने जो लावरो गए हैं उनके बाद तुरंत मिसाइल अटैक हुआ, वो उनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि तुरंत बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, G7 की मीटिंग हुई, नाटो की मीटिंग हुई, और सभी के स्टेटमेंट देखे तो $1 बिलियन तक का तो अभी यूक्रेन को इमीडिएटली उन्होंने हेल्प करने के लिए कहा। पोलैंड ने जो आर्टिकल नाटो का 4 है, 5 नहीं हुआ पर 4, तो वो तो एक चीज इसमें ये दिखी
कि यूक्रेन को ये लोग सपोर्ट करेंगे, और जेलेंस्की के लिए जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपनी की, पुतिन के नहीं आने के दो कारण हैं। एक तो क्रीमिया के बाद उनको G8 से बाहर निकाल दिया था 2014 में, तब तक वो G8 में थे। और दूसरी चीज ये थी, यदि पुतिन आते और सब उनकी स्पीच से उठ चले जाते तो एक बहुत बड़ा, जैसे खान साहब ने बताया, वो डिप्लोमेटिक हादसा हो जाता। जैसे लावरोव भी, उनको भी एक डिप्लोमेटिक बुखार हो गया, और वो जब जेलेंस्की ने स्पीच दी और अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया तो वो वहां नहीं थे, हॉस्पिटलाइज थे, कहाँ थे वो अभी तक एक बड़ी मिस्ट्री है। तो ये सब चीज देखते हुए लगता है कि जेलेंस्की को इसमें फायदा ये हुआ कि उनको, एक तो उन्होंने 10 पॉइंट अपना प्रोग्राम रख दिया कि मैं समाधान करने के लिए तैयार हूं। इस मीटिंग में एक दूसरी चीज होती है, उसमें यूएन के चीफ, यूरोपियन यूनियन और बाकी सब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी कई कंट्री के आए थे। तो बाइडेन जो आए उनसे पहले एक तो दूसरा कंबोडिया में जो उनकी मीटिंग हुई वो साउथ कोरिया और जापान के साथ हुई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब मीटिंग को देखते हुए, और ट्रूडो का जो है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जो लेफ्टिस्ट मीडिया वो देख सकता है कि उन्होंने उनको झाड़ दिया, पर वेस्टर्न मीडिया कहता है कि दूधों ने कह दिया कि हमारे कंट्री में सब लीक होता है, हम तो एकदम ट्रांसपेरेंट है और ये सब चलेगा नहीं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि G7 में कनाडा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्टर रहा है यूक्रेन का, वो भी उन्होंने भी $500 मिलियन का जो किया है। अभी इवन स्वीडन ने सबसे ज्यादा, जो 60 ट्रेंच में दिया था उससे ज्यादा 8वीं ट्रेंच में 3 बिलियन क्रोन दे रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि खेरसोन और खार्किव की विक्ट्री के बाद चाइना लूजिंग साइड पे रहना चाहता नहीं है। तो चाइना का जो पहले जो शंघाई तक जो स्टैंड था वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। दूसरी चीज, वो कन्फ्रंटेशन करना नहीं चाहता है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है, पर दे आर हैविंग वेरी हैवी हाउसिंग क्राइसिस एंड बैंकिंग क्राइसिस। इस क्राइसिस में जो जर्मनी के चांसलर गए थे तब भी उन्होंने न्यूक्लियर का मेंशन किया था। तो अभी ये जो है अगले 3-4 साल हम जियोपॉलिटिकली एक तरीके से देख सकते हैं कि एक चाइना, अब चाइना और अमेरिका 3-4 साल तक एक दूसरे के साथ, जो टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने स्टेप लिए है वो अमेरिका के लिए अच्छे, चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। यूरोप अपना ट्रेड, जैसे बास जैसी कंपनी कहती है कि हम अपना काफी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना में करेंगे, पर वो 1-2 साल तक तो वो प्लांट बनाने में होगा, तब तक शायद यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी। इस परिस्थिति में चाइना को पता है कि सप्लाई चेन में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी कंट्री, अब उन्होंने रशिया से एक बोधपाठ लिया है कि सप्लाई चेन में किसी कंट्री के ऊपर ज्यादा भरोसा करने का फायदा नहीं है। तो अब ये हम कह सकते हैं, इसको कोल्ड वॉर नहीं कह सकते हैं, पर जियोपॉलिटिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि एक अलग अलग ध्रुव हो रहे हैं। लूला जो ब्राजील के प्रेसिडेंट आए हैं वो कम्युनिस्ट है, पर वो भी वेस्टर्न कंट्री के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे। जो बोल्सोनारो था उतना अच्छा अब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने कॉप में भी कहा और यहाँ भी उनको काफी सराहना मिली। उन्होंने कहा ब्राजील इज बैक। उन्होंने अमेज़न जो है उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है, और ब्राजील की इकोनॉमी में वो वेस्टर्न कंट्री, उनकी जो थिंकिंग है वो कम्युनिस्ट नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन ने ऑलरेडी उनको $100 मिलियन का तो कई यूरोपियन कंट्री ने अमेज़न के लिए फंड था वो रिलीज कर दिया है। तो इस परिस्थिति में एक और ये सब कंट्री है, दूसरी ओर अब चाइना भी मुझे लगता है कि रशिया को पहले जितना स्ट्रांगली नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि अब अगला निशान रशिया के बाद चाइना होगा। तो ये परिस्थिति में अब हमारा 18 में जब होगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शंघाई में प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था वो उस टाइम भी काफी उसको हाईलाइट किया है, और 4th पैरा में ये अगेन मेंशन जॉइंट डिक्लेरेशन ने किया कि टुडे एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि इंडिया भी थोड़ी बहुत वेस्टर्न कंट्री के साथ, जो चाइना और इंडिया का स्टैंड जो है वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं, इसलिए उसको शंघाई कोऑपरेशन में भी हाईलाइट किया था, जॉइंट डिक्लेरेशन में भी हाईलाइट किया है। हमारे लिए एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूक्रेन वॉर तब तक खत्म हो गई तो उसमें ज़्यादा जो कहते हैं कि इकोनॉमी और 2030 का जो एक यूएन का एजेंडा है, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, तो ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, प्रोवाइडेड
कि तब तक यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तब तक नहीं खत्म हुई और इसी तरह ये पूरा मंडराता रहेगा, तो जिस तरह इंडोनेशिया ने उनके प्रेसिडेंट ने काफी जोकों ने अच्छी तरह ये हैंडल करके डिक्लेरेशन भी निकाला, सभी कंट्री का लग रहा था कुछ फायर वर्क होगा, पर ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। और बाकी जो बायलैटरल मीटिंग हमारी हुई है, मैक्रोन के साथ हुई है, ऋषि सुनक के साथ हुई, तो वो सब मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। पर इसमें दो चीजें, एक तो G7 और नाटो की यूनिटी बहुत ही क्लियर अब दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज चाइना, अब जो पहले 6 महीने पहले 4 महीने पहले जो था उससे उनका मूड भी थोड़ा बाइडेन ने जो मिड टर्म इलेक्शन में सेनेट में उनकी मेजोरिटी आई है, तो उससे अमेरिका का भी अब अगले 2 साल तक तो, और तीसरा ट्रंप ने जो अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर किया है, तो मेरे को लगता है कि बाइडेन को ऑन द प्लेटर प्रोबेबली सेकंड टर्म के लिए भी दे दिया अब की बार। नहीं ट्रंप सरकार वाला स्लोगन तो ऑलरेडी सभी वेस्टर्न मीडिया में और अमेरिका में शुरू हो गया है। जी, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अब ये जो, जैसे खान साहब ने कहा कि साउथ में जाएगा, पर इसमें एक चीज तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जियोपॉलिटिकल में, कि फाइनेंशियली तो G7 स्ट्रांग है, बाकी हम कहे कि 80% पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इकोनॉमी, तो ओवरऑल डिसीजन जो होंगे वो G7 के साथ कोऑर्डिनेशन में ही आगे जाके होंगे। उन्होंने G7 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी की थी और G20 में भी सभी यूनाइटेड रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम धीरे धीरे हम एक बैलेंस बनाने की सफलता हमें मिल रही है, और वहां भी मेंशन किया गया है कि इंडिया का वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, अमेरिका से अच्छे संबंध है, रशिया के साथ अच्छे संबंध है, तो ये एक इंडिया अब धीरे धीरे उभर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब उसको हम कैसे उसको भुनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर ये अगली G20 और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा पाथ खुल रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि इट्स अ गोल्डन हाईवे, अब हाउ वी विल ड्राइव ऑन इट, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आता हूं अंतिम चक्र में, डॉक्टर साहब आपके पास पहले। जी। भारत तो पहले मीटिंग कश्मीर में करना चाहता था और बाद में काफी विरोध हुआ, फिर वहां से निकलकर अब दिल्ली में आ गई है। तो शायद इंडिया वांटेड टू एनकैश एंड शोकेस टू द वर्ल्ड, देखिए कश्मीर में कितना कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने इन सब चीजों के साथ अपना भी एक दरवाजा फॉर्मली बंद कर लिया सर, जियोपॉलिटिकल सेंस में, जिसको मैं अपने अन्य कार्यक्रमों में हमेशा कहता आया हूं। वो दरवाजा है पीओके का, क्योंकि जब भारत बार बार ये कहता है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, तो वो खुद पर भी अप्लाई होता है, और इसका मतलब है कि फिर वो एक रेटोरिक मात्र रह जाता है कि हमें पीओके चाहिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आज भी खबर आ रही थी कि शायद साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिकली अपने आप को और मजबूत करना चाहता है, नॉर्थ कोरिया से जो उभरते हुए खतरे हैं बहुत बढ़ रहे हैं। हालांकि G20 एक सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने के लिए नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज को आप साइडलाइन नहीं कर पाते हैं, वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑटोमेटिकली बन ही जाता है उसके अंदर, जो मेरी समझ है थोड़ी बहुत। इसके अलावा जब भारत के पास अभी SCO की भी क्या कहते हैं अध्यक्षता आई है और ये साथ में G20 की भी आई है, आप किस किस्म के बदलाव भारत के संदर्भ में देखते हैं, और जो आने वाला G20 का या SCO समिट भी होगा भारत के अंदर, वहां पर किस किस्म के इश्यूज होंगे जो स्ट्रेसफुल इश्यू होंगे, और क्या भारत उसके अंदर एक भूमिका निभा पाएगा? हालांकि शेरपा जो हमारे थे, अमिताभ कांत, उनका कहना था कि इंडिया इमर्ज एज ए कंसेंसस बिल्डर। आई डोंट नो इनसाइड स्टोरी ऑफ डिप्लोमेसी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के रोल को आप किस ढंग से देखते हैं? क्या वास्तव में भारत वो पॉजिटिव रोल निभा पाएगा जिसकी सूचना हमें अपने मीडिया से मिलती है, जबकि बाहर जो पिक्चर आती है वो अलग आती है? डॉक्टर साहब, आपने दो मुख्तलिफ सवाल पूछे। पीओके को लेकर मैं ये कहूंगा कि दिस डोर इज नॉट क्लोज्ड। इंडिया में आजकल बिन ब्रेक के बहुत मुंह खुल गए हैं लोगों के, तो आपने देखा होगा अखंड भारत के बारे में इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह बहुत बात कर रहे हैं आजकल इस मामले में। राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, एंड देन पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अवे बाय सेइंग कि दिस इज नॉट टॉक ऑफ वॉर, ये कह रहे हैं कि पीओके खुद से आके मिल जाएगा, जैसा कि। लेकिन मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी सम सीरियस थिंकिंग। जो सीरियस थिंकिंग कर रहे होंगे उनके लिए इंडिया विल नॉट अटैक पाकिस्तान अनलेस द इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके साथ हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ सिर्फ उसी सूरत हाल में होगी इफ द सिचुएशन इज लाइक 1971,
कि बांग्लादेश अलग होने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान की फौजें वहां पे जुल्म कर रही थी और इंडिया वेंट इन देयर एज ए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो अगर पीओके में अगर गड़बड़ जिस तरह से इस तरफ इंडिया के साइड की कश्मीर में हो रही है पिछले सालों से, अगर उस तरह की वहां पे यूं कहिए कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाए और फिर अगर पाकिस्तान की फौज उन पे जुल्म करती है, ऑपरेस करना, ऑक्यूपाई करना शुरू कर, दैट वुड गिव इंडिया द एक्सक्यूज टू गो इन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था डॉक्टर साहब क्योंकि जी। भारत कश्मीर में सबमिट करना चाहता था, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने किया था कि क्या शोकेस करना चाहता था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। What India wanted to do was to show कि हमने 370 के थ्रू जो हमने 370 को एलिमिनेट किया है, it has actually brought stability and peace and development and progress in Kashmir, ये बताना चाह रहे हैं वो। और that is the standard rhetoric। और आप देखेंगे कश्मीर में प्रोटेस्ट वगैरह अब उस हद तक नहीं हो रहे हैं जो पहले 2019 में हो रहे थे। तो so एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट की हद तक ये कन्विंस्ड है कि दिस डिसीजन हैज हैड पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन जो इंटरनेशनल इश्यूज में है, आई हैव अ फीलिंग के ये जो लीडरशिप पोजीशन में है, देखिए इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया है, इजीली मोर देन चाइना। तो देयर इज नो वे यू कैन इग्नोर इंडिया। मतलब और सिंस इंडिया की अब इकोनॉमी भी सिग्निफिकेंट हो गई है, इट इज नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देयर इज नो वे यू कैन इग्नोर इंडिया। इंडिया इज लाइक 16% ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया हैज टू प्ले द रोल। अब चक्कर ये है कि इंडिया कैन इंडिया डिलीवर? अभी तो वो एस्पायर कर रहा है ना। अभी तो जो बातचीत हो रही है कि इट्स लाइक सेइंग कि अरे वाह वाह, इमरान मलिक वो 150 की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है, इमरान मलिक ये कर सकता है, इमरान मलिक वगैरह कर सकता है, लेकिन मैच में वर्क करके बताएं तो फिर बात चलेगी ना। तो इट इज लाइक दैट। तो इंडिया के अभी राइट नाउ व्हाट इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इज द वर्ल्ड्स रिकग्निशन ऑफ इंडियाज पोटेंशियल एज ए लीडर। ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है कि अरे दुनिया आखिर फाइनली एक्नॉलेज करी कि इंडिया कैन बी ए लीडर। एंड ऑफ कोर्स इंडिया देखिए अब बार बार 2-3 चीजें सेलिब्रेट कर रहा है हर इवेंट पे कि हमने इतने ज्यादा कोविड वैक्सीन किए हैं, हमने फूड वगैरह सप्लाई करे हैं, बट इंडिया इज नॉट सॉल्विंग इश्यूज। जैसा कि इंडिया कुड हैव होस्टेड ए पीस डायलॉग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं था जो दोनों साइड से बात कर सकता। अमेरिका वुड नॉट ट्रस्ट चाइना टू इवन ग्रेन डील भी टर्की ने की है और टर्की का उल्लेख आया है डिक्लेरेशन के अंदर कि टर्की ने बहुत बड़ा रोल निभाया उसके अंदर। इनफैक्ट 2 रिकॉग्निशन है टर्की के ऑन दिस ग्रेन वगैरह इशू पर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया कुड हैव होस्टेड दैट। इंडिया की वो काबिलियत, एटलीस्ट द स्टेटस तो आ गया है ना कि इट इज एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट एंड इट आल्सो एक्सेप्टेबल टू रशिया एंड चाइना। तो इंडिया आई थिंक मिस द बस। मेरे ख्याल से इंडिया हैज मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू होल्ड। सिर्फ ये कहने के हमारे फायदे का हम इस्तेमाल करेंगे, हम रशियन तेल खरीदेंगे वगैरह, दे एक्चुअली मिस। दे शुड हैव कॉल्ड अ कन्वेंशन और थोड़ा पुतिन पे भी प्रेशर डाल देते कि आओ मिले ज़ेलेंस्की से यहाँ पर दिल्ली में। इंडिया हैज द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर JCPOA। इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है और ईरान के अब अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के सऊदी अरब के साथ, इजराइल के साथ। इंडिया कैन प्ले ए क्रिटिकल रोल ऑन JCPOA को आगे बढ़ाने के। JCPOA इज द अग्रीमेंट ईरान के साथ जो है वेस्ट का, वहां पे भी आई थिंक इंडिया इज मिसिंग अ बस। तो इंडिया इज प्लेइंग थोड़ा डिफेंसिवली ऑन दीज इश्यूज, लेकिन दूसरी चीजों में इंडिया इज लीडिंग फॉरवर्ड। और ये बात को एम्फसाइज भी किया जा रहा है कि अमेरिका अब कोई स्टेप ही नहीं लेता बगैर इंडिया के। वेदर इट इज क्वाड को ले लें या I2U2 को ले लें, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी इंडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो ये बात तो तय है कि इंडिया की स्टेटस काफी बढ़ गई है पिछले चंद 2-3 सालों में, एंड इंडिया इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग इट्स रोल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईयर है 2023 इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। आई होप कि वो 2024 के इलेक्शन का शैडो इंडिया की डिप्लोमेसी को डिस्टॉर्ट ना कर दे, बट इंडिया हैज ए चांस टू बोथ टेस्ट ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑल्सो टेस्ट इटसेल्फ
ये टेस्ट भी है, टेस्ट भी है। तो टेस्ट ये होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू, और जो उसका जो मेन थ्रस्ट है वो सारे इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वहां पे वो मुल्क हैं जो G20 में नहीं होंगे, मिसाल के तौर पर ईरान और पाकिस्तान। तो इंडिया हैज अ चांस टू शो इट्स लीडरशिप इकोनॉमिक एरिना में, एनवायरमेंटल एरिना में, ग्लोबल गवर्नेंस एरिना में थ्रू G20, और रीजनल सिक्योरिटी मसाइल पर थ्रू SEO की लीडरशिप। और देखें टेक्निकली आप देखें कि जो समिट होगा इंडिया में वो इट विल बी एट द एंड ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी। समिट के एक हफ्ते के बाद इंडिया विल नॉट बी प्रेसिडेंट, सो समिट इज नॉट द की। अब से समिट तक जो होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस साल में इंडिया क्या करता है दैट इज क्रिटिकल। तो मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 500 मीटिंग्स होंगे इंडिया में डिप्लोमेटिकली G20 को लेकर, ऑन डिफरेंट इश्यूज, ऑन फूड इश्यूज, फर्टिलाइजर इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। इंटरेस्ट रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है, तो उससे इंटरेस्ट रेट्स की वजह से करेंसी वॉलेटिलिटी भी काफी हो गई है। सो इन चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए, करेंसी वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, उसको भी एक किस्म से मॉडरेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड्स सप्लाई चेन। तो मुझे लगता है कि इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस कि वहां पे यूं कहिए कि दोज आर फंक्शनल इश्यूज ना, कि मिसाल दूं कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई और मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, हो सकता है कि आप बिल्कुल ही ऑपोजिट पार्टी के हो, बट ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू वी कैन एग्री ना कि भाई अरे इंजन में कार्बोरेटर खराब हो गया, वी नीड टू चेंज दिस इज अ टेक्निकल इश्यू। तो ये सारे टेक्निकल मसाइल पर इंडिया कैन वेरी क्विकली गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड आई होप कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर रियली कीप्स हिज आई ऑन द बॉल, और इलेक्शंस जो आ रहे हैं 2024 के, और जो रीजनल इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके नतायज के वजह से इंटरनेशनल इश्यूज को ना डिस्टॉर्ट करें। दैट इज आई थिंक एन इम्पोर्टेंट पार्ट। बट लाइक आई सेड कि G20 से जो हीरो निकले हैं अनडाउटेडली जी जिनपिंग है, लेकिन द नेक्स्ट प्लेस गोज टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस, ग्रोथ, इंपॉर्टेंस। डॉक्टर केतन शुक्ला, डॉक्टर खान ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया के लिए की चैलेंजेस क्या होंगे? ये 2023 जो होगा अपने आप में बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, जिसका जो ग्रैंड फिनाले जो है फिर से समिट के रूप में होगा जो 2023 में होगा। तो बहुत कुछ इस बीच में घटेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है। लेकिन इंडिया उसको कैसे कैरी करेगा? किस किस्म की इंडिया डिप्लोमेटिक एक क्या कह सकते हैं कि पॉलिश्ड व्यू लेकर चलेगा? क्योंकि इंडिया को रोल तो दो निभाने पड़ेंगे, एक पैर एक नाव में है, एक पैर एक नाव में इस ढंग से है। लेकिन भारत निभा पाएगा, क्योंकि मैं एक बात एम्फेटिकली कह सकता हूं कि भारत की जो विदेश नीति है और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं और जिस ढंग से वो अपनी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, वो अपने आप में अनूठी है। क्योंकि हमारे लोगों की जो ट्रेनिंग है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, और हमारे यहाँ तो बहुत मुल्कों के लोग आते हैं। इंसिडेंटली मैं भी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन भी करता आया हूं, तो मेरा इंटरेक्शन रहता है उनके साथ में। तो जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है बहुत सुपर्ब है, और वहां पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं। ये एक फर्क है बाकी देशों के डिप्लोमेट्स में और भारत के डिप्लोमेट्स में, और आप खुद एक बड़े लेवल के डिप्लोमेट रहे हैं। तो जो चुनौतियां होंगी, हमारे पास वो टैलेंट है, योग्यता है, जिसको हम आराम से डील कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है उनको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा मेजर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो की आउटकम्स या की चुनौतियां क्या हो सकती हैं जो आपके हिसाब से हो, डॉक्टर केतन शुक्ला? इसमें यह है, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान फैक्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, पर इतना कोई इसमें G20 से कोई उसका ज़्यादा लेना देना होगा नहीं। जम्मू में पहले भी यूरोपियन डिप्लोमेट ले गए थे, तो जम्मू में हो सकती है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है सबसे पहले कि लोग कहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन को हम बुला सकते थे, पर जेलेंस्की और पुतिन को तो अमेरिका या तुर्की भी नहीं बुला सकता आज के दिन में, अगले 3-4 महीने तक। तो हमें ये सब में जो बैक चैनल है, जो खान साहब कह रहे हैं, मीटिंगें होगी तो इंडोनेशिया में हुई थी, सभी में होगी। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पहली चीज तुर्की का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तुर्की ने एक तो ये डील कराया, एक चीज नहीं है,
उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अभी हुई है, अमेरिका और रशिया के स्पाई चीफ तुर्की में अभी 3 दिन पहले मिले हैं। तो तुर्की का रोल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तुर्की का जो रोल है, उनकी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, हमारी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा इकोनॉमिक पावर, हम उभर रहे हैं, पॉपुलेशन डेफिनेटली हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और तीसरी चीज हमारी जियो स्ट्रेटेजिकल जो सिचुएशन हमारी है खुद की, कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान, तो इसके बीच में हम है। तो ये चीजों में हमें अब ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में हमारा इन्वॉल्वमेंट, रशिया और यूक्रेन में हम कहाँ तक हम मेडिएशन का रोल प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे। वो मुझे लगता है कि our diplomats are one of the finest diplomat, at the same time our diplomacy is, जैसे इंडोनेशिया नाम का एक लीडर था, अब इसके बाद इंडिया बन रहा है। तो ये यूक्रेन का तो इतना मेरे ख्याल से उसके पहले शायद सॉल्व हो जाएगा दिसंबर के पहले, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। पर यदि हम रशिया और यूक्रेन के बीच में करें तो एक चाइना भी वहां है। ये फैक्टर हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इन दोनों के बीच में मध्यस्थी करने जाएंगे तो चाइना का रोल क्या होगा, चाइना रशिया को करने देगा? ये सबसे बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और सभी वेस्टर्न कंट्री को पता है, अमेरिका को भी पता है। यानी डिप्लोमेसी का बेसिक एक जो प्रीमाइसिस है ये यही है। तो इसको हमें ध्यान में रख के इसमें हम जो हमारे स्टेटमेंट है वो बहुत सही है, अब बैलेंस होता जा रहा है। हमें जो मुद्दे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी स्पीच में कहे, एक तो फूड एंड एनर्जी क्राइसिस, तो हम रिन्यूएबल में बहुत काफी अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक मेरे ख्याल से G20 में नेक्स्ट ईयर होगा। दूसरा इकोनॉमी, स्लो डाउन इकोनॉमी और उसकी जो इल इफेक्ट्स है बाकी सब जो सदर्न कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और सब में, तो ये 3-4 चीजें। और हमें एक चीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिजिटल, उसके पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, और एनवायरमेंट। तो ये सब चीजों में हमें अभी से जो ज्यादातर जो हमें स्ट्रेस देना चाहिए वो सिक्योरिटी इश्यू। तो मुझे लगता है कि अगले डिसेंबर में जब कॉन्फ्रेंस होगी तब तक होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यू है उसके ऊपर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट, जो चाइना ने भी मेंशन किया है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से पूरी दुनिया में तबाही हो रही है, सो अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा इतनी जल्दी बढ़ाने का नहीं करे। पर क्रिप्टो करेंसी पूरी बर्बाद हो गई है, डॉलर फिर से स्ट्रांग होने वाला है, और मुझे ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे, डिफेंस बजट यूरोप और ब्रिटेन का बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों में हमें जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए, और इकोनॉमिक मुद्दे जो है उसमें एनवायरमेंट और ये सब चीज़ों में हमें जो हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट है, तो ये, और डेमोक्रेसी, हमें हमारे लिए डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो रशिया के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है, G20 के कंट्रियों में हमारा जो बाकी जो है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सिवा, वी हैव द बेस क्रेडेंशियल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें अगली साल इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे लिए आगे जाके फायदेमंद होगा, और बाकी सब जो बायलेटरल होगी उसमें एक हमें ये फायदा रहेगा कि वी आर द होस्ट, तो सभी बायलेटरल काफ़ी अच्छी तरह हो सकती है। तो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जो चाइना ने पहली बार इस G20 में 5 साल बाद अल्बानीज से मुलाकात की है, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, और जो कंट्री हम इनवाइट कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि विश्व के पटल पर जो नाम, और G77 में टाइम में इंडिया, और लास्ट 8 साल में जो हम जो उभर रहे हैं, तो हम उसको कंसोलिडेट करके कह सकते हैं कि ये एक हमारे लिए सुवर्ण तक है। हम अपना, पर इसमें जो एजेंडा है उसमें मुझे लगता है सिक्योरिटी इतना बड़ा एजेंडा नहीं रहेगा। चाइना अगले 1 साल में क्या करता है वो शायद थोड़ा बहुत हमें सोचना चाहिए। बाकी बाकी मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा मौका है, और ये जो मीटिंगें होगी उसमें इसके ऊपर ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और लाइटर नोट एक बात कहूंगा, अगली नवंबर-दिसंबर में जब दिल्ली में समिट होगा तो पराली जलने की घटनाएं कम होंगी और एटमॉस्फेयर कम से कम साफ सुथरा होगा वहां, वरना इतने पोल्यूशन के अंदर फिर दिल्ली के अंदर जब समिट मैं होगा। आपको एक चीज बताऊं, इंडोनेशिया ने इसके लिए बहुत अच्छा किया था। उन्होंने, बारिश बहुत होती है बाली में, जहां ये कॉन्फ्रेंस नुसा दुआ में हो रही, वहां उन्होंने कई प्लेन से, कई तरह के, उन्होंने जो किया कि क्लाउड बस्ट करके ये करके कि बारिश नहीं हो, तो भी थोड़े बहुत छींट-छाटी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये तो हम शायद कंट्रोल, कपूरथला में आपको शायद पढ़ा होगा, खान साहब के लिए आश्चर्य होगा, पर कपूरथला में पॉल्यूशन बहुत कम है। तो ये हम कर सकते हैं, तो ये भी हम एक दिखा सकते हैं, जैसे बीजिंग ने कहा था ओलंपिक में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छे
तक मिलेगी कि इंडिया कैन डिलीवर, जो खान साहब कहते हैं। और जी, ये भी यदि एक पॉल्यूशन, इसलिए यदि जम्मू में होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा, पर इसलिए शायद जी, वो जी, दिक्कत नहीं ये होगी। मैंने एक लाइटर नोट में कहा, क्योंकि चर्चा सही है काफी आपकी बात। गंभीर थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसमें एक लाइट नोट भी ऐड कर दिया जाए। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी, क्योंकि दो विद्वानों के द्वारा जो G20 समिट के जो आउटकम्स हैं उनके ऊपर जो विवेचना हुई है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इजाजत आप सबसे, और डॉक्टर केतन शुक्ला, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, न्यूज टाइम के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर।